अब हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चरल इवेंट से। इससे पहले हम थोड़े से पोर्शन को आगे रिवाइज कर रहे हैं। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सेक थ्रू डीजनरेटिंग सिनर्जिड। सिनर्जिड में फिलीफोम एपेटस प्रेजेंट होते हैं, ध्यान है आपको। सिनर्जिड्स फिलीफोम एपेटस की हेल्प से केमिकल का सिक्रीशन करती है और केमिकल का सिक्रीशन करके अट्रैक्ट करती है पोलन ट्यूब को। तो फिलीफोम का एक फंक्शन क्या हो गया, टू गाइड दी पोलन ट्यूब। गाइड कर दी नहीं कर दी, अट्रैक्ट कर लिया साहब, गाइड कर दी पोलन ट्यूब को। फिलीफोम एपेटस का सेकंड फंक्शन है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना। फिलीफोम न्यूसिलस से फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करती है और अपर साइड में ट्रांसफर करती जाती है। तो फिलीफोम के दो फंक्शन याद रखने हैं, टू गाइड दी पोलन ट्यूब एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। पोलन ट्यूब जब सिनर्जिड के पास पहुंचती है तो एंजाइम का सिक्रीशन कर रही है। पैक्टिनेज एंजाइम, सेलुलेज एंजाइम का सिक्रीशन चल रहा है, सब ध्यान करेंगे। एंजाइम की वजह से एक सिनर्जिड डीजनरेट होने लग जाती है। तो हमने कहा था पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सेक थ्रू डीजनरेटिंग सिनर्जिड। आप ये भी जानते हैं कि सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। बोथ पोलर न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, दोनों हैप्लॉइड हैं। जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन both polar nuclei fuse together to form a diploid structure which is known as secondary nucleus। फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसे कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस है। सेंट्रल सेल में अब आपको दिखाई दे रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉइड है। पोलन ट्यूब ने अपने कंटेंट को कहां पर रिलीज किया है, डीजनरेटिंग सिनर्जिड में रिलीज किया है। पोलन ट्यूब एंटर कर चुकी है सिनर्जिड के अंदर। सिनर्जिड से पोलन ट्यूब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, एंड ऑस्मोसिस होता है। एंड ऑस्मोसिस होता है तो पोलन ट्यूब का टिप वाला पोर्शन स्वलन हो जाता है। फाइनली पोलन ट्यूब बस्ट हो जाती है और अपने सारे कंटेंट्स को रिलीज कर देती है डीजनरेटिंग सिनर्जिड में। तो याद रहे पोलन ट्यूब अपने दोनों मेल गैमेट्स को कहां पर रिलीज करेगी, डीजनरेटिंग सिनर्जिड में रिलीज करेगी। अब सब 2 मेल गैमेट यहां पे आ चुके हैं। एक मेल गैमेट का फ्यूजन तो एग सेल से होता है। 1 मेल गैमेट फ्यूजेज विद एग सेल, दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन। सेकेंड मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ था सेकेंडरी न्यूक्लियस से। फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट विद सेकेंडरी न्यूक्लियस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन माना गया था। एक मेल गैमेट का फ्यूजन एग सेल से हुआ तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, ध्यान करेंगे। सिनगैमी हुआ, मिस्ट्रू फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जिस प्लेस पर हमने एक सेल को शो कर रखा था उस प्लेस पर अब हमने जाइगोट को शो कर दिया है, क्योंकि एक सेल का फर्टिलाइजेशन हो चुका है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक किस में कन्वर्ट हो गया है, जाइगोट में कन्वर्ट हो गया है। सेकेंडरी न्यूक्लियस का मेल गैमेट से फ्यूजन हुआ, यहां पर जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उसे हमने कहा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन सेंट्रल सेल बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद सेंट्रल सेल को प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कह दिया जाता है। तो एनसीईआरटी का पॉइंट है, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन सेंट्रल सेल बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब इस सेल के अंदर आपको दिख रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। अब साहब 3 एंटीपोडल्स भी आपको दिखाई दे रही हैं, एक सिनर्जिड बची हुई ये भी दिखाई दे रही है। आगे चल के ये तीनों एंटीपोडल सेल डिजनरेट हो जाती हैं तो तीनों एंटीपोडल सेल खत्म हो गई साहब। एक सिनर्जिड जो इसके पास में प्रेजेंट है, जाइगोट इस सिनर्जिड से फूड को एब्जॉर्ब करेगा, अपने साइज को इंक्रीज कर लेगा। सिनर्जिड का फूड खत्म और सिनर्जिड भी खत्म, तो सब अब फाइनल स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ 2 ही सेल दिखाई देंगी। 2 सेल्स कौन कौन सी हैं, एक सेल तो जाइगोट की डिप्लॉइड सेल है और एक सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ट्रिप्लॉइड है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस कैसा है, ट्रिप्लॉइड है। न्यूक्लियस के बेसिस पर सेल का प्लॉइड लेवल दिया जाता है, ध्यान करेंगे। सेल को ट्रिप्लॉइड माना है क्योंकि इसका न्यूक्लियस कैसा है, ट्रिप्लॉइड है। तो याद है इस पीसी के अंदर पीएन प्रेजेंट है। पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है।
जहां पर एक सेल था वहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट को शो कर दिया हमने। सेंट्रल सेल को हमने अब कह दिया है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ट्रिपल फ्यूजन के बाद सेंट्रल सेल किस में कन्वर्ट हो गई है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो गई है। सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पीईएन का फॉर्मेशन हो गया साहब। तो पीईसी में पीईएन प्रेजेंट है। तीनों एंटीपोडल सेल डिजनरेट हो चुकी हैं, सिनर्जिड भी डिजनरेट हो चुकी है। दो सेल का स्ट्रक्चर बचा है, एक तो पीईसी है और एक जाइगोट है। दो ही सेल आपको दिखाई दे रही है। अब इस पीईसी से क्या डेवलप होगा? नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। एंडोस्पर्म डेवलप करेगी साहब। अब मुझे बताएं, हमने कहा था एंडोस्पर्म वो टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। कहा था इस जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा और पीईसी से एंडोस्पर्म बनेगा। तो मुझे बताएं एंडोस्पर्म पहले डेवलप होना चाहिए या एम्ब्रियो पहले डेवलप होना चाहिए? अगेन रिपीट कर रहा हूं, एंडोस्पर्म वो टिश्यू होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो मुझे बताएं एंडोस्पर्म पहले बनना चाहिए या एम्ब्रियो पहले बनना चाहिए? किसका डेवलपमेंट पहले होना चाहिए, एंडोस्पर्म का या एम्ब्रियो का? ऑब्वियस सी बात है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होगा। क्यों पहले होगा? क्योंकि इस एंडोस्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो पहले डेवलप होगा तो ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएगा। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को एश्योर्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होता है। तो याद रहे, एनसीईआरटी का पॉइंट है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होता है। अब ये जो जाइगोट आप देख रहे हैं, ये जाइगोट ने नियर बाई सेल से फूड एब्जॉर्ब किया है और फूड एब्जॉर्ब करके ये रेस्टिंग फेज में आ गया है। अभी जाइगोट डिवीजन नहीं कर रहा, रेस्टिंग फेज में चला गया है। रेस्टिंग फेज में क्यों चला गया? ताकि एंडोस्पर्म का सर्टेन अमाउंट डेवलप हो जाए। जब एंडोस्पर्म का सर्टेन अमाउंट डेवलप हो जाएगा तो जाइगोट रेस्टिंग फेज से बाहर निकलेगा और डिवीजन स्टार्ट करेगा। बाद में ये भी डिवीजन करेगा, लेकिन अभी डिवीजन नहीं कर रहा है। अभी कौन डिवीजन करेगा? पीईसी डिवीजन करेगी, एंडोस्पर्म डेवलप करेगी। एंडोस्पर्म के 3 टाइप माने जाते हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल। यदि हम पॉलीपेटली की बात करें तो पॉलीपेटली के अंदर हमें दिखाई देता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। गैमोपेटली में दिखाई देता है सेलुलर एंडोस्पर्म। पॉलीपेटली गैमोपेटली क्या है? ये दोनों डाइकोट्स हैं। ऐसे डाइकोट्स जिनमें पेटल्स फ्री रहते हैं, फ्री, उन्हें इंक्लूड कर दिया जाता है पॉलीपेटली के अंदर। ऐसे डाइकोट्स जिनमें पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं उन्हें इंक्लूड कर दिया जाता है गैमोपेटली में। तो याद रहे, पॉलीपेटली में एंडोस्पर्म का टाइप कौन सा है? न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज ऑल्सो नोन एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। गैमोपेटली में दिखाई देता है एंडोस्पर्म का टाइप सेलुलर। एंड मोनोकोट्स के हेलोबियल ऑर्डर है, उस मोनोकोट्स के हेलोबियल्स ऑर्डर में हमें दिखाई देता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। मोनोकोट्स के हेलोबियल्स ऑर्डर के नाम पर नाम दिया गया है हेलोबियल एंडोस्पर्म है। इन तीनों एंडोस्पर्म में से मोस्ट कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म माना जाता है न्यूक्लियर को। तो याद रहे, न्यूक्लियर और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अभी कैसे डेवलप हुए हैं समझेंगे। एंडोस्पर्म को डेवलप होना है पीईसी से। पॉलीपेटली में पीईसी में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। एक न्यूक्लियस था साहब, 2 न्यूक्लियाई होगा, 2 न्यूक्लियस होगा, देख रहे हैं आप। एक के लिए टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियस, मोर देन 1 के लिए न्यूक्लियाई यूज करते हैं। तो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, ओनली न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, ध्यान करेंगे, 1 से 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया साहब। तो पीसी में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने की वजह से ये बाई न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। अब सब इसमें मैनी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाते हैं। मैनी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे तो मैनी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा नहीं होगा? सेंटर में वैक्यूल डेवलप होने की वजह से सारे न्यूक्लियाई पेरिफेरी पर आ जाते हैं। एंडोस्पर्म डेवलप हो चुका है, इस एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं तो बोलेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और ये डेवलप हुआ है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से, तो ये भी कह सकते हैं इट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। प्लोडी लेवल क्या होगा? 3n होगा। एंडोस्पर्म का प्लोडी लेवल क्या होता है? 3n। पीईसी 3n है, तो इसमें जितने भी न्यूक्लियस है वो सब 3n है, ध्यान करेंगे। गैमोपेटली की बात करें तो गैमोपेटली में पीईसी में माइटोसिस होता है। पीईसी एक सिंगल सेल है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल सिंगल सेल है। सिंगल सेल में माइटोसिस हुआ, 2 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। 2 सेल का स्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद इसमें मैनी माइटोसिस हो जाते हैं।
2 से 4, 4 से 8, 16, 32, सेल का नंबर बढ़ता जा रहा है, एंडोस्पर्म डेवलप हो गया साहब। ये जो एंडोस्पर्म डेवलप हुआ है इसमें सेल्स ही सेल्स आपको दिखाई देंगी, तो बोलेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल, सेल से मिलकर बना है। कौन सा एंडोस्पर्म? सेलुलर एंडोस्पर्म है। प्योरिटी लेवल क्या होगा? 3n होगा। ऑब्वियस सी बात है, पीईसी से डेवलप हुआ, 3n होगा नहीं होगा? 3n होगा साहब, ध्यान रहे। अब आते हैं मोनोकॉट्स के हेलोबियल्स ऑर्डर पे। मोनोकॉट्स के हेलोबियल्स ऑर्डर में पीईसी में अनइक्वल माइटोसिस होता है। पीईसी में अनइक्वल माइटोसिस हुआ, अनइक्वल साइज की 2 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाली सेल का साइज लार्ज है और अपोजिट साइड वाली सेल का साइज स्मॉल है। तो अनइक्वल साइज की 2 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है क्योंकि अनइक्वल माइटोसिस हुआ है। अब सब इन दोनों सेल्स में मैनी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाते हैं। मैनी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने की वजह से ये दोनों सेल मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती हैं। अब ये जो एंडोस्पर्म आपको दिखाई दे रहा है इसमें 2 सेल्स हैं एंड बोथ सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये स्ट्रक्चर ना तो कंप्लीटली न्यूक्लियर है ना ही कंप्लीटली सेलुलर है, इसलिए कह दिया जाता है इट इज इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। मैनी न्यूक्लियाई भी हैं और 2 सेल भी हैं साहब, तो इसे इंटरमीडिएट टाइप का एंडोस्पर्म माना जाता है। आप जो घर में नारियल पानी पीते हैं जिसे कोकोनट वाटर कह दिया जाता है, कोकोनट वाटर जो होता है उसमें मैनी फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रहे। तो कोकोनट वाटर कौन सा एंडोस्पर्म है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, या बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। एक कच्चा नारियल देखा है आपने? मार्केट में ग्रीन कोकोनट मिलता है, कच्चा नारियल जिसका नारियल पानी पिया जाता है, उसे टेंडर कोकोनट कहते हैं। उस टेंडर कोकोनट मतलब कच्चे नारियल के अंदर बहुत सारा नारियल पानी होता है, कोकोनट वाटर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें मैनी फ्री न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं। तो साहब उसे हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, या बोलेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। प्योरिटी लेवल क्या होगा? 3n होगा नहीं होगा? ऑब्वियसली 3n होगा। ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर है। कोकोनट का जो व्हाइट सा पोर्शन हम खाते हैं, जो एडिबल पोर्शन है उसका जो व्हाइट पोर्शन खा रहे हैं, उसे कोकोनट का कर्नेल कह दिया जाता है। कोकोनट का जो व्हाइट एडिबल पोर्शन जो कर्नेल है वो मैनी सेल से मिलकर बना है। सेल्स ही सेल्स को खा रहे हैं हम, वहाँ पे ध्यान रहे। तो कौन सा एंडोस्पर्म है? सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो कोकोनट में दो डिफरेंट टाइप एंडोस्पर्म हमें दिखाई देते हैं। कोकोनट वाटर, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एडिबल पोर्शन, व्हाइट एडिबल पोर्शन कर्नेल, सेलुलर एंडोस्पर्म। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हैं? तो याद रहे, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले स्टार्ट होता है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और एंडोस्पर्म का प्योरिटी लेवल क्या होगा? 3n होगा। अभी हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप के एंडोस्पर्म्स को। ये जो एंडोस्पर्म आप देख रहे हैं, मैच्योर होने पर सारे एंडोस्पर्म सेम दिखाई देते हैं। सेम कैसे हो जाते हैं साहब? मैच्योर होने पर सारे एंडोस्पर्म सेलुलर हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियर है, मैंने न्यूक्लियर प्रेजेंट है। जब ये मैच्योर होगा तो सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, साइटोकाइनेसिस होने लग जाता है, और ये पूरा की पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा फाइनली सेलुलर। ये पहले से सेलुलर है, देख रहे हैं आप। हेलोबियल एंडोस्पर्म जो आप देख रहे हैं, जब ये मैच्योर होगा सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर भी फाइनली हो जाएगा सेलुलर। तो याद रहे, ऑल एंडोस्पर्म्स बिकम सेलुलर एट मैच्योरिटी। एंडोस्पर्म के डिफरेंट टाइप्स यदि हमें ऑब्जर्व करने हैं तो ऑब्जर्व करेंगे बिफोर मैच्योरिटी, बिकॉज आफ्टर मैच्योरिटी ऑल एंडोस्पर्म्स बिकम सेलुलर। मैच्योर होने पर सब सेम हो जाएंगे सा। इसलिए डिफरेंट टाइप को यदि हमें देखना है तो कब देखेंगे, कब ऑब्जर्व करेंगे? बिफोर मैच्योरिटी ऑब्जर्व करेंगे। अब आते हैं ट्रेपेसी, ऑर्किडेसी एंड पोडोस्टिमेसी फैमिली पर। इन तीनों फैमिलीज में एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। एंडोस्पर्म एब्सेंट क्यों है? ट्रिपल फ्यूजन होता ही नहीं है। ट्रिपल फ्यूजन नहीं होगा तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको एग्जांपल याद रखना है, ऑर्किड। ऑर्किड की फैमिली कौन सी? ऑर्किडेसी फैमिली है। तो मुझे बताएं ऑर्किड के सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है एब्सेंट? आंसर जाएगा एब्सेंट। तो हम कह सकते हैं ऑर्किड के सीड होंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्म नहीं है, सीड कैसे हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक हैं। तो ये पॉइंट ऑर्किड वाला बहुत अच्छे से आपको याद करना है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। इन ऑर्किड से सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। ट्रेपेसी, ट्रापा के नाम पर फैमिली को नाम दिया गया ट्रेपेसी। ट्रापा कहते हैं हम सिंघाड़े को। पोडोस्टिमोन के नाम पर फैमिली को नाम दिया गया पोडोस्टिमेसी फैमिली। इन तीनों में से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ऑर्किडेसी फैमिली का पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं मोजाइक एंडोस्पर्म।
मोज़ेक एंडोस्पर्म इज फाउंड इन मेज एंड टोमेटो। मोज़ेक किसे कहा जाता है? ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें डिफरेंट कलर के पैचेज होते हैं, रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट कलर के पैचेज हैं टोमेटो के एंडोस्पर्म में, तो क्या बोलेंगे? मोज़ेक है। मेज के एंडोस्पर्म में येलो वाइट येलो वाइट येलो वाइट पैचेज हैं, तो बोलेंगे मोज़ेक एंडोस्पर्म है। ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें डिफरेंट कलर के पैचेज प्रेजेंट होते हैं उसे मोज़ेक एंडोस्पर्म कह दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, र्यूमिनेट एंडोस्पर्म। बीटल नट मीन्स सुपारी, सुपारी आती है पान में डालते हैं सुपारी, उसे अरीका नट भी कहा जाता है। बीटल नट इज ऑल्सो नोन एज अरीका नट। इट बिलोंग्स टू द फैमिली एरिकेसी। अरीका के नाम पर फैमिली को नाम दिया गया एरिकेसी, और पामी फैमिली भी कह दिया जाता है। मार्केट में जो गोल सुपारी आती है वो सीड होता है, जो पूजा में रखते हैं सुपारी वो सीड है। उससे आप कट करेंगे तो अंदर रफ अनइवन सरफेस का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ऐसा एंडोस्पर्म जो रफ होता है, अनइवन सरफेस का होता है, हार्ड होता है, उसे कह दिया जाता है रूमिनेट एंडोस्पर्म है। इसे कॉन्वोल्यूट एंडोस्पर्म भी कह दिया जाता है। एंडोस्पर्म रफ है, अनइवन सरफेस का है, हार्ड है, तो क्या बोलेंगे? रूमिनेट एंडोस्पर्म है। स्टार्ची एंडोस्पर्म इज फाउंड इन मेज राइस एंड व्हीट। चावल में, गेहूं में, मक्का में एंडोस्पर्म कैसा है? स्टार्ची है। और आप जानते हैं स्टार्च खाने से ओबेसिटी बढ़ती है, मोटे हो जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि चावल खाएंगे मोटापा बढ़ेगा। जो लोग मोटे होते हैं डॉक्टर मना करते हैं राइस नहीं खाएं, पोहे नहीं खाएं, स्टार्च का अमाउंट ज़्यादा है। चपाती खाना कम कर दें, गेहूं खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, स्टार्च खा रहे हैं। मेज की मक्का की चपाती है, स्टार्च बॉडी में जा रहा है। तो याद रहे स्टार्ची एंडोस्पर्म किस में प्रेजेंट होता है? राइस में, व्हीट में एंड मेज में प्रेजेंट होता है। तो यदि ओबेसिटी कम करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो स्टार्च का अमाउंट कम किया जाता है। ध्यान है कुछ? नहीं ध्यान। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑयली एंडोस्पर्म। ऑयली एंडोस्पर्म इज फाउंड इन कैस्टर एंड कोकोनट। कैस्टर के एंडोस्पर्म से ऑयल निकलता है। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कैस्टर ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आंसर जाता है एंडोस्पर्म। कोकोनट ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंडोस्पर्म। नारियल का गोला देखा है आपने, जो गोला बाद में निकलता है, जो नारियल का गोला होता है बाद में ऑयली हो जाता है, वो एंडोस्पर्म होता है। तो याद रहे ऑयली एंडोस्पर्म इज फाउंड इन कैस्टर एंड कोकोनट। कोकोनट ऑयल कहाँ से मिलेगा? एंडोस्पर्म से। कैस्टर ऑयल कहाँ से मिलेगा? एंडोस्पर्म से मिलेगा। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हैं? चलिए हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। आप जानते हैं जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनी और एम्ब्रियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनी। हम यहाँ पर कैप्सुला के एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कैप्सुला एक डाइकोट होता है, तो डाइकोट में एम्ब्रियो डेवलपमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान रहे कैप्सुला की फैमिली कौन सी? क्रूसीफेरी। इस टाइप का एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए क्रूसीफर टाइप का एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, तो क्रूसीफेरी के नाम पर नाम दिया, क्रूसीफर टाइप का एम्ब्रियो डेवलपमेंट है। दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज ओना ग्रेड टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मोस्टली एंजियोस्पर्म में इसी टाइप का एम्ब्रियो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। डाइकोट की स्पेशली हम बात कर रहे हैं, मोस्टली डाइकोट के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमें दिखाई देता है क्रूसीफर टाइप। कैप्सुला में एम्ब्रियो डेवलपमेंट को ऑब्जर्व किया था हैंस्टीन ने, तो याद रहे एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन कैप्सुला वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस्टीन। आप जानते हैं कैप्सुला के अंदर कर्व्ड ओव्यूल प्रेजेंट होता है। कैम्पाइलोट्रोपस कर्व्ड ओव्यूल इज फाउंड इन कैप्सुला। और उस ओव्यूल में माइक्रोपाइल लोअर साइड में प्रेजेंट होता है। हम यहाँ पर कैप्सुला के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी में स्ट्रेट ओव्यूल का डेवलपमेंट शो कर रखा है, तो एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स आपको दिखाई देंगे, इनके उल्टे डायग्राम आपको दिखाई देंगे। मैंने यहाँ पे डायग्राम लिए हैं कैप्सुला के अकॉर्डिंग, माइक्रोपाइल को लोअर साइड में मानते हुए डायग्राम हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं। अब जानते हैं माइक्रोपाइलर एंड पर एग प्रेजेंट होता है और एग का फर्टाइजेशन होकर जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट हमें दिखाई देता है टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस एंड पर स्टार्ट होगा? और वैसी बात है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा माइक्रोपाइलर एंड पर, क्योंकि जाइगोट किस एंड पर प्रेजेंट है? माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट है, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी माइक्रोपाइलर एंड पर स्टार्ट होता है। ये जाइगोट इनिशियली क्या करता है? नियर बाई सेल से फूड को एब्जॉर्ब करके
अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है और रेस्टिंग फेज में आ जाता है। रेस्टिंग फेज में आने पर इसे ऊ-स्पोर भी कह दिया जाता है। जनरली जाइगोट को ऊ-स्पोर कह दिया जाता है, लेकिन रेस्टिंग फेज का जाइगोट है, इस पर एक लेयर डेवलप हो जाती है, रेस्टिंग फेज में आ जाता है, ऊ-स्पोर कह दिया जाता है। अभी रेस्टिंग फेज में क्यों आ गया साहब? ताकि एंडोस्पर्म का सर्टेन अमाउंट डेवलप हो जाए। आपको पता है एंडोस्पर्म ही डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ध्यान रहे। तो एंडोस्पर्म का सर्टेन अमाउंट जब डेवलप हो जाता है तो ये जाइगोट रेस्टिंग फेज से बाहर निकलता है। ये अपर साइड में एंडोस्पर्म को शो कर दिया साहब। एंडोस्पर्म का सर्टेन अमाउंट डेवलप हो गया। अब जाइगोट रेस्टिंग फेज से बाहर निकलेगा, डिवीजन स्टार्ट करेगा। जाइगोट में फर्स्ट डिवीजन होता है अनइक्वल माइटोसिस, अच्छे से याद रखना है। कौन सा डिवीजन है? अनइक्वल माइटोसिस है, जो कि एक टाइप का ट्रांसफर डिवीजन होता है। तो अनइक्वल ट्रांसफर डिवीजन हुआ, 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अपर स्मॉल सेल इज नोन एज एपिकल सेल और एम्ब्रियोनल सेल। यही सेल आगे चल के एम्ब्रियो फॉर्म करेगी, तो सेल को बोलेंगे एम्ब्रियोनल सेल है। लोअर लार्ज सेल इज नोन एज बेसल सेल और सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल से सस्पेंसर का डेवलपमेंट होगा, तो सेल को सस्पेंसर सेल कह दिया जाता है। एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल में माइटोसिस होते हैं। कौन से डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं, मीन्स माइटोसिस हो रहे हैं। एक सिंगल एपिकल सेल है, माइटोसिस हुआ, 2 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। अगेन माइटोसिस हुआ, 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ। अगेन माइटोसिस हुआ, 8 सेल का फॉर्मेशन हुआ। 8 सेल का स्ट्रक्चर बन गया है। इसे हमने कह दिया यहाँ प्रो एम्ब्रियो है। क्लस्टर ऑफ सेल्स इज नोन एज प्रो एम्ब्रियो। सेल का क्लस्टर बन गया, प्रो एम्ब्रियो कह दिया गया। लोअर साइड में बेसल साइड में सेल में डिवीजन चल रहा है माइटोसिस, और ये सारे माइटोसिस ट्रांसफर डिवीजन चल रहे हैं। सस्पेंसर डेवलप होना स्टार्ट हो गया साहब। सस्पेंसर सेल से सस्पेंसर डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। सस्पेंसर की लोअर मोस्ट सेल एनलार्ज हो जाती है, इस सेल को होस्टोरियल सेल कह दिया जाता है। अब साहब यहाँ पे इसी जगह पर हमने यहाँ पे शो कर दिया है प्रो एम्ब्रियो। ये प्रो एम्ब्रियो को शो कर दिया है, और ये लोअर साइड में शो कर दिया है सस्पेंसर। सस्पेंसर की लोअर मोस्ट सेल होस्टोरियल सेल है। इस सेल का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस से फूड को एब्जॉर्ब करके डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करना। अपर साइड में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा है। न्यूट्रिशन कौन देगा शुरुआत में से? होस्टोरियल सेल देगी। कहाँ से लेके देगी? न्यूक्लियस से लेके देगी। अभी ये डेवलपिंग एम्ब्रियो एंडोस्पर्म में एंटर नहीं किया, ध्यान करेंगे। सस्पेंसर की लेंथ कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। कंटिन्यूअसली माइटोसिस चल रहे हैं, लेंथ बढ़ गई साहब। सस्पेंसर की लेंथ बढ़ने के साथ साथ डेवलपिंग एम्ब्रियो को पुश कर दिया जाता है एंडोस्पर्म के अंदर। तो याद रहे सस्पेंसर का फंक्शन क्या है? टू पुश डेवलपिंग एम्ब्रियो इनटू दी एंडोस्पर्म। तो सस्पेंसर का फंक्शन है डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में पुश करना। अब सब एंडोस्पर्म में पहुंच चुका है, न्यूट्रिशन कहां से लेगा? एंडोस्पर्म से लेगा। सस्पेंसर का फंक्शन अच्छे से याद रखना है, टू पुश डेवलपिंग एम्ब्रियो इनटू दी फूड लेडन एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में फूड भरा हुआ है, उसमें किसने पुश किया है एम्ब्रियो को? सस्पेंसर ने पुश किया है। तो सस्पेंसर एम्ब्रियो को पुश करने का काम कर रहा है। किस में पुश कर रहा है? एंडोस्पर्म में पुश कर रहा है। यहां तक सारे पॉइंट क्लियर है। सस्पेंसर की लेंथ होती है 6 to 10 सेल। यूजुअली 6 to 10 सेल का हमें दिखाई देता है। प्रो एम्ब्रियो में कंटिन्यूअसली डिवीजन चल रहे हैं, माइटोसिस चल रहे हैं, एम्ब्रियो ग्लोब लाइक हो जाता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो कह दिया जाता है। मेनी सेल्स का एम्ब्रियो बन गया है, लाखों सेल का एम्ब्रियो बन जाता है, ग्लोब लाइक ग्लोबुलर एम्ब्रियो है। कंटिन्यूअसली माइटोसिस चल रहे हैं। अब ये ग्लोब हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो कैसा हो गया? हार्ट शेप का हो गया है। 2 क्वाड्रेंट डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं। कंटिन्यूअसली डिवीजन चल रहे हैं, माइटोसिस चल रहे हैं। फाइनली एम्ब्रियो टॉर्पीडो शेप का कर्व्ड एम्ब्रियो दिखाई देगा। कैप्सुला में ओव्यूल होता है कर्व्ड, तो कैप्सुला का एम्ब्रियो भी होगा कर्व्ड, और यही मैच्योर एम्ब्रियो को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रहे मोस्टली डाइकोट के अंदर जाइगोट में डिवीजन होता है, 2 सेल्स बनती हैं। अपर स्मॉल सेल एम्ब्रियोनल सेल, लोअर लार्ज सेल सस्पेंसर सेल बनती है, ध्यान रहे। मोस्टली डाइकोट में इस तरह का डिवीजन दिखाई देता है। कैप्सुला में लास्ट में बना है टॉर्पीडो, मींस कर्व्ड एम्ब्रियो बना है। बाकी डाइकोट के अंदर हमें टॉर्पीडो दिखाई नहीं देता है, उस एम्ब्रियो को हम मैच्योर एम्ब्रियो बोलेंगे, ध्यान रहे। टॉर्पीडो क्रूसीफेरी फैमिली में दिखाई देगा, जहां कर्व्ड एम्ब्रियो होते हैं वहां पर हमें लास्ट में टॉर्पीडो एम्ब्रियो दिखाई देता है। एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है, सस्पेंसर का रोल खत्म हो चुका है,
सस्पेंसर डीजनरेट होना स्टार्ट कर देता है, फाइनली सस्पेंसर डीजनरेट हो जाएगा। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। प्रो एम्ब्रियो से डेवलप हुआ ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन हार्ड शेप्ड एम्ब्रियो, एंड फाइनली टॉर्पीडो एम्ब्रियो मींस मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम दे रहे हैं? एम्ब्रियोजेनी कह रहे हैं। एम्ब्रियोजेनी और एम्ब्रियोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनी और एम्ब्रियोजेनेसिस। हैंस्टिंग साहब के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट डिस्कस किया है। हैंस्टिंग साहब ने एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को ऑब्जर्व किया था कैप्सुला के अंदर। कैप्सुला के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट हमने यहाँ डिस्कस किया है। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब बात करने जा रहे हैं हम डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में। A typical dicot embryo consists of an embryonal axis and two quadriduns है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो है। सेंटर में आपको एक्सिस दिखाई दे रहा है एंड टू क्वाड्रिडन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी एक्सिस को लार्ज फॉर्म में मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। एक्सिस प्रेजेंट बिटवीन प्लूमूल एंड रेडिकल इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। देख पा रहे हैं यहाँ पे? डाइकोट एम्ब्रियो को समझने से पहले एक बार हम सीड की बात करने जा रहे हैं। एंजियोस्पर्मिक सीड की हम यह बात कर रहे हैं। आप जानते हैं एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन होता है। ट्रिपल फ्यूजन होता है तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ट्रिपल फ्यूजन का होना, डबल फर्टाइजेशन का होना एंजियोस्पर्म का मेन फीचर माना जाता है। तो एंजियोस्पर्म सीड है तो ऑब्वियस सी बात है इनमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। एंजियोस्पर्म के दो टाइप मानते हैं, डाइकोट एंड मोनोकोट। डाइकोट सीड है, एंजियोस्पर्मिक सीड है। मोनोकोट सीड है, एंजियोस्पर्मिक सीड है। डाइकोट सीड में सीड कोड प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है और एम्ब्रियो में टू कोडन्स आपको दिखाई दे रहे हैं एंड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन भी होगा। आपने ये भी पढ़ा है एंडोस्पर्म वो टिश्यू होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जब डाइकोट में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो डाइकोट के दोनों कोडन मिलकर पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेते हैं। एंडोस्पर्म डाइकोट में बना था लेकिन कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया सा। तो याद रहे मोस्टली डाइकोट सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। मोस्टली डाइकोट सीड में एंडोस्पर्म होता ही नहीं है तो सीड को बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक है। एंडोस्पर्म बना था, ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था लेकिन कंज्यूम हो गया। किसने कंज्यूम किया? एम्ब्रियो ने कंज्यूम किया। एम्ब्रियो ने कैसे कंज्यूम कर लिया? क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो में टू कोटलन प्रेजेंट थे और दोनों कोटलन ने मिलकर पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम करके अपने अंदर फूड स्टोर करके रख लिया था। तो आप देखते हैं मोस्टली डाइकोट सीड के अंदर कोटिलिडन्स थिक होते हैं, फ्लैशी टाइप के होते हैं। ग्राम को देख लें, पी को देख लें, डाइकोट सीड है। कोटन कैसे हैं? थिक है, फ्लैशी है। यदि हम मोनोकोट सीड की बात करें तो मोनोकोट सीड में 3 पार्ट्स हमें दिखाई देंगे, सीड कोट, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो में मोनोकोट में कितने कोटन होंगे? सिंगल कोटन प्रेजेंट होगा। मोनोकोट का सिंगल कोटन, एम्ब्रियो का मोनोकोट का सिंगल कोटन पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं कर पाता है। एंडोस्पर्म बना था लेकिन कंज्यूम नहीं हो पाया तो एंडोस्पर्म बचेगा नहीं बचेगा? बच जाएगा साहब। तो याद रहे मोस्टली मोनोकोट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्म बना था और बच गया क्योंकि अकेला कोटन था, पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं कर पाया। तो याद रहे मोस्टली मोनोकोट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक एंड मोस्टली डाइकोट सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। ग्राम के सीड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डाइकोट है। पी के सीड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डाइकोट है। मेज के सीड को 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, मोनोकोट सीड है। राइस के सीड को 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करते, मोनोकोट सीड है। तो मुझे बताएं ग्राम का सीड एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक? आंसर जाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक है, डाइकोट सीड है। एंडोस्पर्म बना था, कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया साहब। पी सीड डाइकोट सीड है, नॉन एंडोस्पर्मिक है। बीन डाइकोट है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। व्हीट, राइस, मेज, सोरगम, बार्ले मोनोकोट सीड है, एंडोस्पर्मिक सीड है। एक्सेप्शन एक एक दोनों में याद रखना है। कैस्टर का सीड डाइकोट सीड होता है, कैस्टर, बट एक्सेप्शनली एंडोस्पर्मिक होता है। एक्सेप्शन हो गया नहीं हो गया? कैस्टर डाइकोट है, सीड होना चाहिए था नॉन एंडोस्पर्मिक लेकिन एक्सेप्शनली होता है एंडोस्पर्मिक। ऑर्किड मोनोकोट है, ऑर्किड्स मोनोकोट, सीड होना चाहिए था एंडोस्पर्मिक
लेकिन एक्सेप्शनली होता है नॉन एंडोस्पर्मिक, क्योंकि हमने कहा था ऑर्किडेसी फैमिली में, ऑर्किड फैमिली में ट्रिपल फ्यूजन होता ही नहीं है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। अब मुझे बताएं ग्राउंड नट का सीड डाइकोट या मोनोकोट? अरे ग्राउंड नट के सीड को 2 पार्ट में डिवाइड करना, डाइकोट सीड है, ध्यान करेंगे तो कैसा है वो? नॉन एंडोस्पर्मिक है, ध्यान रहे। तो हम कह सकते हैं मोस्टली डाइकोट सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। कैप्सुला डाइकोट है, सीड कैसा होगा? एंडोस्पर्म नहीं होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। एंड मोस्टली मोनोकोट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्म इज ऑल्सो नोन एज प्लांट एल्बुमिन। एंडोस्पर्म को क्या बोलते हैं हम? प्लांट एल्बुमिन बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स आर ऑल्सो नोन एज एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिन है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, सीड को बोलेंगे एल्बुमिनस से। मोस्टली डाइकोट सीड्स आर नॉन एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस। एल्बुमिन नहीं है मीन्स एंडोस्पर्म नहीं है। सीड हो गया एक्स एल्बुमिनस या बोलेंगे नॉन एल्बुमिनस है। अब सब मैंने एक हरा चना लिया। हरा चना क्या है? ग्राम क्या है? डाइकोट है। उस हरे चने को मैंने प्रेस किया, मेरे हाथ में सीड कोट रह जाएगा और जो पोर्शन बाहर निकलेगा वो क्या है? एम्ब्रियो है। यही तो एम्ब्रियो दिखा रखा मैंने, चना खोल के दिखा रखा, डाइकोट एम्ब्रियो। ध्यान करेंगे मैंने एक हरे मटर के दाने को लिया, पी को लिया। पी क्या है? डाइकोट है। हरे मटर के दाने को, जो पी का दाना है ना, ग्रेन, उसे मैंने प्रेस किया, मेरे हाथ में सीड कोट रह जाएगा और जो पोर्शन बाहर निकलेगा क्या है? एम्ब्रियो है। ये डाइकोट एम्ब्रियो है। एंडोस्पर्म आपको देखने को नहीं मिल रहा है, एंडोस्पर्म बना था, कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया था। तो याद रहे मोस्टली डाइकोट सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्म बना था लेकिन खत्म हो गया। तो डाइकोट एम्ब्रियो पे अगेन आ रहे हैं हम यहाँ पे। पी को, ग्राम को खोल कर दिखा रखा है, डाइकोट एम्ब्रियो है, ध्यान रहे। बीच में छोटा सा एक्सिस दिख रहा है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। जिस प्लेस पर दोनों कोटन होते हैं, इस प्लेस को नाम दिया जाता है नोड। नोड के अपर साइड का पोर्शन एपिकोटाइल, नोड के लोअर साइड का पोर्शन हाइपोकोटाइल है। नोड के अपर साइड का पोर्शन एपिकोटाइल, नोड के लोअर साइड का पोर्शन क्या है? हाइपोकोटाइल है। इस एक्सिस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एपी एंड हाइपो। एपी मीन्स अपर, हाइपो मीन्स लोअर। देख पा रहे हैं आप? द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the attachment of cotyledons is known as epicotyle. The portion of amniotic axis below the attachment of cotyledons is known as hypocotyle. Epicotyle का last end plumule, distal end of epicotyle is known as plumule. Hypocotyle का last end radical, distal end of hypocotyle is known as radical. Radical is also known as root tip. root tip है साहब, और इसके ऊपर एक छोटी सी रूट कैप आपको दिखाई दे रही है। तो ये डाइकोट का एम्ब्रियो हो गया, नहीं हो गया? 2 कोटन दिखा रखे हैं हमने। अब आपसे पूछ ले प्ल्यूमूल का प्लोइडी लेवल क्या होगा? 2n एम्ब्रियो है साहब, एम्ब्रियो का पार्ट है 2n। हाइपोकोटाइल का प्लोइडी लेवल 2n एम्ब्रियो का पार्ट है, डाइकोट एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के साथ डिप्लॉइड होगा, नहीं होगा? तो ये एम्ब्रियो के जितने भी पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं सबका प्लोइडी लेवल 2n है। अब यहाँ पे आ रहे हैं हम, ये कैप्सुला का एम्ब्रियो है। ये कैप्सुला भी क्या? डाइकोट है। और आपने पढ़ा है कैप्सुला में कर्व्ड एम्ब्रियो होता है, टॉर्पीडो एम्ब्रियो होता है, मैच्योर एम्ब्रियो है, कर्व्ड एम्ब्रियो है, टॉर्पीडो एम्ब्रियो है। 2 कोटन आपको दिखाई दे रहे हैं। रेडिकल पर रूट कैप को दिखा रखा है हमने। ये पूरा हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल का लास्ट एंड रेडिकल। प्ल्यूमूल अभी बनना स्टार्ट हुआ है, देख रहे हैं आप। हमेशा याद रहे जब भी सीड का जर्मिनेशन होता है तो रेडिकल पहले बाहर निकल के आएगा। स्प्राउटेड मूंग को देखना, स्प्राउटेड ग्राम को देखना, चने को देखना, जब भी सीड का जर्मिनेशन होगा रेडिकल सबसे पहले बाहर निकल के आता है, क्योंकि रेडिकल पहले बनता है, प्ल्यूमूल बाद में बनता है। तो रेडिकल पहले बन चुका है, प्ल्यूमूल बाद में बन रहा है। तो यहां तक डाइकोट एम्ब्रियो क्लियर है आपका? डाइकोट एम्ब्रियो क्लियर है, सीड भी क्लियर है, यहां तक हमारे साथ पूरा क्वेश्चन था। अब बात करने जा रहे हैं हम ग्रास एम्ब्रियो के बारे में। ग्रास क्या है? मोनोकोट है। मोनोकोट में आप जानते हैं सिंगल कोटन प्रेजेंट होता है। ग्रास फैमिली में सिंगल कोटन को स्कूटेलम कहा जाता है। तो याद रहे सिंगल कोटन ऑफ ग्रास फैमिली इज नोन एज स्कूटेलम। शील्ड के शेप का स्ट्रक्चर ही लेटरल साइड में आपको दिखाई दे रहा है। प्लोइडी लेवल 2n होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा साहब, क्योंकि एम्ब्रियो का पार्ट है। एम्ब्रियो डिप्लॉइड तो ये भी डिप्लॉइड होगा साहब। अब ये हमने यहाँ पे बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर शो कर रखा है। आपको ग्रास एम्ब्रियो
बुक्स वगैरह में दिखाई देगा, बहुत ही डिफिकल्ट स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर को मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि सारे पॉइंट्स आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाएं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, ध्यान रहे। ये सब सेंटर में दिखा दिया हमने, एम्ब्रो का एक्सिस है, एम्ब्रोनल एक्सिस है, टेगेलम है, ये नोड को शो कर रखा है। जिस प्लेस पर कॉटन अटैच होगा उसे हम क्या बोलेंगे, नोड। नोड के अपर साइड का पोर्शन एपिकोटाइल, नोड के लोअर साइड का पोर्शन हाइपोकोटाइल है। हमने कहा था एम्ब्रोनल एक्सिस का अपर साइड का पोर्शन क्या है, एपिकोटाइल है, लोअर साइड का पोर्शन क्या है, हाइपोकोटाइल है। कॉटन के अटैचमेंट के अपर साइड का पोर्शन क्या है, एपिकोटाइल, लोअर साइड का पोर्शन क्या है, हाइपोकोटाइल है। एपी है तो अपर है, हाइपो है तो लोअर है, ये तो पता है। अपर के लिए हम टर्म यूज करते हैं एपी, लोअर के लिए हम टर्म यूज करते हैं हाइपो। अब साहब एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, एपीब्लास्ट। सेकेंड कॉटन डेवलप नहीं हो पाया है, थोड़ा सा पोर्शन डेवलप होकर रह गया है। अनडेवलप्ड सेकेंड कॉटन इज नोन एज एपीब्लास्ट। रिड्यूस्ड सेकेंड कॉटन इज नोन एज एपीब्लास्ट। एपिकोटाइल का लास्ट एंड प्ल्यूमोल, डिस्टल एंड ऑफ एपिकोटाइल इज नोन एज प्ल्यूमोल। हाइपोकोटाइल का लास्ट एंड रेडिकल, डिस्टल एंड ऑफ हाइपोकोटाइल इज नोन एज रेडिकल। रेडिकल पे छोटी सी रूट कैप लाइक कवरिंग आपको दिखाई दे रही है, इसे हम बोलेंगे रूट कैप है। जहां पर प्ल्यूमोल होगा वहां पर शूट बनने की शुरुआत होगी, नहीं होगी, तो यहां पर हमें दिखाई देगा शूट अपेक्स से। ग्रासेज में एम्ब्रोनिक कंडीशन में ही कुछ नई लीफ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। एम्ब्रोनिक कंडीशन में बनने वाली इस नई लीफ को, जितनी भी नई लीव्स बनेंगी, इन न्यू लीव्स को नाम दिया जाता है लीफ प्राइमोडिया। ग्रास फैमिली में हमें यूजुअली देखने को मिलती है। अब दो टर्म आपको नई से दिखाई देंगी, कुछ न्यू टर्म है, कोलेप्टाइल, कोलेराइजा। इन टर्म का यूज हमने डाइकोट एम्ब्रियो में नहीं किया है, मोनोकोट एम्ब्रियो में टर्म का यूज कर रहे हैं हम, ध्यान रहे, क्योंकि डाइकोट एम्ब्रियो में कोलेप्टाइल, कोलेराइजा होता ही नहीं है, ओनली मोनोकोट एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है, ध्यान रहे। कैप लाइक कवरिंग ऑन प्ल्यूमोल इज नोन एज कोलेप्टाइल। प्ल्यूमोल पर कैप लाइक कवरिंग को क्या बोलेंगे, कोलेप्टाइल बोलेंगे। कैप लाइक कवरिंग ऑन रेडिकल इज नोन एज कोलियोराइजा। ये जो कोलेप्टाइल आप देख रहे हैं, ये होलो स्ट्रक्चर होता है, खोखला सा स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज ए होलो फोलियर स्ट्रक्चर। फोलियर टर्म यूज करते हैं हम लीफ के लिए, ध्यान रहे। इट इज ए होलो फोलियर स्ट्रक्चर। किसको कवर कर रहा है, प्ल्यूमोल को कवर कर रहा है, लीफ प्राइमोर्डिया को भी कवर कर रहा है। अब यहां पर देखेंगे कोलियोराइजा जो आप देख रहे हैं, कोलियोराइजा की सेल्स रिमेनिंग सेल के साथ में मिक्स फॉर्म में होती हैं, तो अनडिफरेंशिएट स्ट्रक्चर की फॉर्म में हमें दिखाई देती हैं। लेकिन सिंपल वे में बात की जाए, कैप लाइक कवरिंग ऑन प्ल्यूमोल इज नोन एज कोलेप्टाइल, कैप लाइक कवरिंग ऑन रेडिकल इज नोन एज कोलियोराइजा। ये सिंपल इंग्लिश में बोल दिया जाता है, ध्यान रहे। कोलेप्टाइल कोलियोराइजा का प्लोइडी लेवल 2n होगा, क्योंकि एम्ब्रियो का पार्ट्स हैं, और एम्ब्रियो का प्लोइडी लेवल 2n होता नहीं होता, ये एम्ब्रियो के पार्ट्स हैं, इनका प्लोइडी लेवल भी 2n होगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं, कोलेप्टाइल, कोलियोराइजा, एपीब्लास्ट, ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं। सिंगल कॉटन तो देख ही रहे हैं, डाइकोट में 2 कॉटन थे, मोनोकोट में सिंगल कॉटन प्रेजेंट है। जिस प्लेस पे अटैच है वो नोड हो गया, ये पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस दिखा दिया, इसे हम टेगेलम बोलेंगे। नोड के अपर साइड का पोर्शन एपिकोटाइल, नोड के लोअर साइड का पोर्शन हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल का लास्ट एंड प्ल्यूमोल, हाइपोकोटाइल का लास्ट एंड रेडिकल, और इनपे कैप लाइक कवरिंग शो कर दिया, कोलेप्टाइल कोलियोराइजा को शो कर दिया। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं उन्हें आप सुनेंगे। ये कार्पल को हमने शो कर रखा है। कार्पल का लोअर सोलन पार्ट क्या है, ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओवरी कन्वर्ट्स इनटू द फ्रूट, तो ये पूरी के पूरी ओवरी फ्रूट में मॉडिफाई हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, अपर साइड का पोर्शन गिर जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओवरी वॉल कन्वर्ट्स इनटू द फ्रूट वॉल, एंड फ्रूट वॉल इज ऑल्सो नोन एज पेरिकार्प। ओवरी वॉल का प्लोइडी लेवल होता है 2n डिप्लॉइड, तो फ्रूट वॉल का प्लोइडी लेवल क्या होगा, 2n डिप्लॉइड, ध्यान रहे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू द सीड। सिंगल ओव्यूल है तो सिंगल सीड का फॉर्मेशन होगा, मैनी ओव्यूल्स होंगे तो मैनी सीड्स का फॉर्मेशन होगा।
अब यहां पर हमने एक सिंगल ओव्यूल को शो कर रखा है, यही ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहा है साहब। आप जानते हैं ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज माइक्रोपाइल, यही माइक्रोपाइल सीड के माइक्रोपाइल में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो याद है माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू द माइक्रोपाइल ऑफ सीड। ओव्यूल के माइक्रोपाइल के थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करती है, सीड के माइक्रोपाइल के थ्रू एयर एंड वाटर एंटर करता है एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। आउटर इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू द टेस्टा ऑफ सीड। Outer seed coat is also known as testa. Inner integument of ovule converts into the tegmen of seed. Inner seed coat is also known as tegmen. Ploidy level of outer integument is 2n. Ploidy level of inner integument is 2n, diploid है. Ploidy level of testa 2n. Ploidy level of tegmen 2n, diploid. After fertilization, nucilla degenerates, but in some plants it persists in the form of perisperm, black pepper, castor, beet seed के अंदर पेरिस्पर्म प्रेजेंट होगा, ध्यान करेंगे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूसिलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। Ploidy level of nucellus 2n. Ploidy level of perisperm 2n, diploid है। Hilum of the ovule converts into the scar of seed. सीड पर एक छोटा सा स्कार या निशान आपको दिखाई देगा, वो हाइलम को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रहे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। हाइलम रिप्रेजेंट्स स्कार ऑफ सीड, ध्यान रहे। फ्यूनिकल ऑफ द ओव्यूल सीड के स्टॉक को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रहे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस फ्यूनिकल कन्वर्ट्स इनटू द स्टॉक, या तो रहता है या फिर टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस आपको याद रखने हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस हमें प्लांट्स में देखने को मिल रहे हैं। एंडोस्पर्म के बेसिस पर सीड के दो टाइप माने जाते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एंड एंडोस्पर्मिक सीड। हमने कहा था एंजियोस्पर्म के अंदर ट्रिपल फ्यूजन होता है तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पर्म वो टिश्यू होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मोस्टली डाइकोट सीड से एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेते हैं, ध्यान करेंगे। मैंने कहा था मोस्टली डाइकोट सीड में दोनों के दोनों कॉटन मिलकर कंज्यूम कर लेते हैं एंडोस्पर्म को। एंडोस्पर्म बना था लेकिन कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया साहब, तो सीड कैसा हो गया? नॉन एंडोस्पर्मिक है। तो याद रहे मोस्ट ऑफ द डाइकोट सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। Endosperm is also known as plant albumin. So this type of seeds are also known as ex albuminous seeds और non albuminous seeds, ध्यान रहे। एल्बुमिन नहीं है, एक्स एल्बुमिनस है, मीन्स एंडोस्पर्म नहीं है। सीड है नॉन एल्बुमिनस, एल्बुमिन नहीं है मीन्स एंडोस्पर्म नहीं है। तो याद रहे सीड विदाउट एंडोस्पर्म इज नोन एज एक्स एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस or non-endospermic. Most of the dicot seeds are non-endospermic like capsula, gram, pea, bean, groundnut. हमने कहा था कैस्टर का सीड भी डाइकोट सीड होता है लेकिन एक्सेप्शनली वो एंडोस्पर्मिक होता है। एक्सेप्शन याद रखना, एंडोस्पर्म प्रेजेंट किसमें है? कैस्टर में है। कैस्टर का सीड डाइकोट सीड है। मोस्टली डाइकोट सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक, बट कैस्टर का सीड कैसा होगा? एंडोस्पर्मिक होगा, ध्यान रहे। सेकेंड टाइप पे आता है एंडोस्पर्मिक सीड। हमने कहा था मोस्टली मोनोकोट के अंदर सीड का टाइप होता है एंडोस्पर्मिक। मोनोकोट में एम्ब्रियो में सिंगल कॉटन प्रेजेंट होगा, ध्यान करेंगे। वो अकेला कॉटन पूरा के पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं कर पाता, एंडोस्पर्म बच जाता है। एंडोस्पर्म बचेगा, सीड में हमें दिखाई देगा। सीड विद एंडोस्पर्म इज नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड। अभी हमने कहा था एंडोस्पर्म इज ऑल्सो नोन एज प्लांट एल्बुमिन, तो इन सीड को हम क्या बोलेंगे? एल्बुमिनस सीड बोलेंगे, ध्यान रहे। जैसे आप जानते हैं एनिमल्स में एल्बुमिन एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, ऐसे ही प्लांट्स में एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, ध्यान रहे। इसलिए इसे प्लांट एल्बुमिन भी मान लिया जाता है। एंडोस्पर्म इज ऑल्सो नोन एज प्लांट एल्बुमिन।
तो प्लांट एल्बुमिन प्रेजेंट है सीड में, सीड को बोलेंगे एल्बुमिनस सीड है। मोस्ट ऑफ दी मोनोकोट सीड्स आर एल्बुमिनस मीन्स एंडोस्पर्मिक लाइक मेज, राइस, wheat, coconut, barley. But in orchids seeds are non-endospermic. ऑर्किड क्या है? मोनोकॉट से हैं। हमने कहा था ऑर्किड में ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो एक्सेप्शन हो गया नहीं हो गया? हमने कहा मोस्टली मोनोकॉट सीड्स एंडोस्पर्मिक, बट ऑर्किड मोनोकॉट है लेकिन सीड कैसा है? नॉन एंडोस्पर्मिक है। एक्सेप्शन एक एक दोनों में याद रखना है। कैस्टर का सीड डाइकोट है लेकिन एंडोस्पर्मिक है। ऑर्किड का सीड मोनोकोट है लेकिन नॉन एंडोस्पर्मिक है। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हैं?